काउंटर क्लेम में से सबसे पहले हम बात करेंगे सेट ऑफ के बारे में, जो ऑर्डर नंबर 8 के रूल नंबर 6 में दे रखा है। अब सेट ऑफ के बारे में बात करें तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि सेट ऑफ का मतलब क्या होता है। तो देखो, सेट ऑफ एक तरीके की शील्ड होती है जिसका इस्तेमाल डिफेंडेंट अपने डिफेंस में केस के दौरान करता है। अब शील्ड का मतलब क्या होता है? देखो, शील्ड का मतलब ये हो गया कि प्लेंटिफ डिफेंडेंट से कुछ क्लेम मांग रहा है, उसके बदले में डिफेंडेंट अपने रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू प्लेंटिफ से क्लेम मांग रहा है। तो ये जो डिफेंडेंट का क्लेम है ना, यही एक तरीके से शील्ड है, एक तरीके से बचाव है प्लेंटिफ के एलिगेशंस के अगेंस्ट फॉर डिफेंडेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक एक्स पर्सन है, उसने वाई के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल किया जिसमें उसने वाई से 50,000 रुपए की डिमांड की। ठीक है ना। वहीं अब वाई ने एक्स के लगाए गए एलिगेशन के अगेंस्ट जब अपना रिटर्न स्टेटमेंट कोर्ट में फाइल किया तो उसने कहा, सर ये 50,000 तो ठीक है, बट मैंने भी तो एक्स को 25,000 रुपए दिए थे, मैं भी तो उसकी डिमांड करता हूं, तो वो पैसे भी मुझे दिलाए जाए। तो अब यहां पर ये वाई ने जो ये 25,000 रुपए का क्लेम मांगा है अपने रिटर्न स्टेटमेंट में प्लेंटिफ के अगेंस्ट, वही एक तरीके से शील्ड का काम करती है प्लेंटिफ के द्वारा लगाए गए एलिगेशंस के अगेंस्ट। तो सिंपल सेट ऑफ का मतलब ये होता है कि जब प्लेंटिफ अपने प्लेंट में डिफेंडेंट से कुछ क्लेम करे, उसी के बदले में डिफेंडेंट भी प्लेंटिफ के अगेंस्ट अपने रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू कुछ क्लेम करे। ठीक है, बट यहां पर एक चीज ध्यान में रखना कि जब डिफेंडेंट सेट ऑफ का इस्तेमाल करता है तो वो जो भी क्लेम कर रहा है वो क्लेम की अमाउंट प्लेंटिफ के किए गए क्लेम से कम होगी। देखो, यहां पर एक्स क्या है, प्लेंटिफ है, वो डिमांड कर रहा है 50,000 की, वही वाई जो डिफेंडेंट है वो डिमांड कर रहा है 25,000 रुपए की अपने रिटर्न स्टेटमेंट में, जिसकी वैल्यू प्लेंटिफ के लगाए गए एलिगेशन से कम है। ठीक है ना, ठीक है ना। तो सेट ऑफ एक तरीके से डिफेंडेंट का क्लेम है प्लेंटिफ के क्लेम के अगेंस्ट जिसकी वैल्यू प्लेंटिफ के क्लेम से कम है। ठीक है, तो अब हमें एक बेसिक आइडिया पता चल गया कि सेट ऑफ होता क्या है। अब उसके बाद दूसरा सवाल माइंड में आता है कि सेट ऑफ ही क्यों सेट ऑफ को इंट्रोड्यूस किया गया। प्लेंटिफ अपना क्लेम मांग रहा है, डिफेंडेंट भी अपना क्लेम मांग रहा है, तो डिफेंडेंट को क्यों अलाउ किया जा रहा है कि वो प्लेंटिफ के क्लेम के अगेंस्ट अपना क्लेम कोर्ट के सामने रख सके। बात तो प्लेंटिफ के क्लेम की होनी चाहिए ना, तो डिफेंडेंट अपना क्लेम बीच में क्यों लेकर आ रहा है। तो देखो, इसका सिंपल सा जवाब यह है कि डिफेंडेंट को भी अलाउ केवल इसलिए किया गया जिससे कि डिफेंडेंट अपने क्लेम के लिए एक अलग केस न लेकर आ जाए कोर्ट में। अरे आखिर डिफेंडेंट का भी तो क्लेम है ही ना, चाहे वो इसी रिटर्न स्टेटमेंट के तहत इसी सेम केस में मांग ले, चाहे वो उस क्लेम के रिगार्डिंग अलग से केस फाइल कर ले। तो अब वो अलग से केस फाइल न करके उसी सेम केस में प्लेंटिफ के अगेंस्ट अपना क्लेम रिटर्न स्टेटमेंट में लिखकर कोर्ट को बता दे, तो एक केस का जो बर्डन एक्स्ट्रा पड़ता कोर्ट के ऊपर वो कम हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा केस का बर्डन कोर्ट के ऊपर ना पड़े, इसीलिए सेट ऑफ का रूल इंट्रोड्यूस किया गया है जिससे कि रिटर्न स्टेटमेंट में डिफेंडेंट अपना क्लेम प्लेंटिफ के अगेंस्ट सेम केस के अंदर ही निपटा सके। ठीक है, देखो हर एक सिचुएशन में डिफेंडेंट के पास ये पावर नहीं होता कि वो सेट ऑफ का इस्तेमाल कर सके। कुछ ही कंडीशंस ऐसी हैं जिनके फुलफिल होने पर डिफेंडेंट के पास ये राइट होता है कि वो सेट ऑफ का इस्तेमाल कर सके। तो अब वो कौन सी कंडीशंस है जिनके फुलफिल होने पर डिफेंडेंट सेट ऑफ का इस्तेमाल करता है, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि सूट जो कोर्ट में फाइल किया गया है प्लेंटिफ द्वारा वो किस चीज के रिगार्डिंग हो, वो रिकवरी ऑफ मनी के रिगार्डिंग हो। यानी कि प्लेंटिफ डिफेंडेंट के अगेंस्ट जो केस लेकर आया है वो केस रिकवरी ऑफ मनी का होना चाहिए, तभी उसी के जवाब में जब डिफेंडेंट रिटर्न स्टेटमेंट बनाएगा तो उस रिटर्न स्टेटमेंट में डिफेंडेंट सेट ऑफ का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, उसके बाद बात करें सेकंड कंडीशन की, तो सेकंड कंडीशन इज क्लेम इज फॉर अ सर्टेन सम ऑफ मनी। यानी कि डिफेंडेंट जब सेट ऑफ का इस्तेमाल करेगा तो उस सेट ऑफ में वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी बताएगा, यानी वो लमसम अमाउंट नहीं बताएगा कोर्ट को कि सर मैंने इतनी सर्विस दी है प्लेंटिफ को तो उसके हिसाब से लगभग इतना अमाउंट बनना चाहिए। तो ये जो लगभग वाला अमाउंट है ना, जो ये लमसम अमाउंट है, ये नहीं चलेगा सेट ऑफ के अंदर। ठीक है, सेट ऑफ का इस्तेमाल जब डिफेंडेंट करेगा तो उसको एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी
मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद बात करें हम तीसरे कंडीशन की, तो तीसरा कंडीशन कह रहा है मनी मस्ट बी लीगली रिकवरेबल, यानी कि डिफेंडेंट जब अपना रिटर्न स्टेटमेंट तैयार करेगा, अगर उसमें वो सेट ऑफ का इस्तेमाल कर रहा है तो उसका वो सेट ऑफ के अंदर किया गया क्लेम लीगली रिकवरेबल होना चाहिए, यानी कि वो कानूनी तौर पे सक्षम होना चाहिए कि वो क्लेम उस अमाउंट को कर सके जो अमाउंट वो अपने रिटर्न स्टेटमेंट में सेट ऑफ के अंदर मेंशन कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एक्स पर्सन है, उसको कुछ पैसों की जरूरत थी, तो उसने अपने दोस्त वाई से 2010 में 5 लाख रुपए का लोन लिया। ठीक है, और ये कहा कि मैं 5 लाख रुपए तुमसे अभी ले रहा हूं, बट मैं 2012 तक तुम्हें तुम्हारा 5 लाख रुपए रीपे कर दूंगा। ठीक है, अब इसी टाइम पीरियड में वाई को कुछ पैसों की जरूरत पड़ी इमरजेंसी में, तो वाई ने एक्स को कहा 2011 की जनवरी में कि तुम अभी मुझे 2 लाख रुपए दे दो, मैं 2 महीने बाद यानी मार्च 2011 तक तुम्हें तुम्हारा 2 लाख रुपए वापस कर दूंगा। ठीक है, तो एक्स ने वाई को 2011 की जनवरी में ये 2 लाख रुपए दे दिए, बट वाई ने 2011 की मार्च में, जैसा कि उसने वादा किया था कि वो 2 लाख रुपए वापस कर देगा, उसने ऐसा नहीं किया। तो यानी कि अब यहाँ पर एक्स ये 2 लाख रुपए की रिकवरी के लिए वाई के अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता है, बट वो गया नहीं। ठीक है, अब इसके बाद आता है साल 2012, जिसमें अब एक्स को वो 5 लाख रुपए वाई को वापस करने थे, जो अब उसने नहीं किए। तो अब यहाँ पे सिचुएशन ये हो गई है कि एक्स वाई के अगेंस्ट क्लेम कर सकता है 2 लाख रुपए के लिए, और वाई क्लेम कर सकता है एक्स के अगेंस्ट 5 लाख रुपयों के लिए। ठीक है, बट यहाँ पे टाइम पीरियड का थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। वो टाइम पीरियड का फर्क क्या आएगा? टाइम पीरियड का फर्क क्या आएगा कि वाई एक्स के अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता है साल 2015 तक, बट एक्स वाई के अगेंस्ट केवल 2014 की मार्च तक जा सकता है। ठीक है, तो अब 2014 की मार्च तक ना एक्स कोर्ट में गया ना वाई कोर्ट में गया, तो यानी कि एक्स का वाई के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल करने का जो टाइम पीरियड था वो खत्म हो गया। अब एक्स वाई से कोर्ट में जाकर 2 लाख रुपए का क्लेम नहीं कर सकता, बट वाई के पास अभी भी चांस है। तो अब वाई ने क्या किया, वाई एक्स के अगेंस्ट कोर्ट में चला गया 2015 की शुरुआत में। ठीक है, अब वाई एक्स के अगेंस्ट जब कोर्ट में अपना प्लेंट लेकर गया कि सर मुझे मेरे 5 लाख रुपए एक्स से दिलवाए जाए, तो उसके जवाब में एक्स ने रिटर्न स्टेटमेंट लगाया कि सर वाई मुझसे मांग तो रहा है 5 लाख, बट मैंने भी तो उसको 2011 में 2 लाख रुपए दिए थे, उसका क्या, वो भी मुझे दिलवाया जाए। तो अब यहां पर इस कंडीशन की वजह से एक्स अपने रिटर्न स्टेटमेंट में सेट ऑफ के जरिए ये 2 लाख रुपए का क्लेम नहीं मांग सकता, क्योंकि टाइम बार्ड हो गया है, अब वो लीगली रिकवर नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि डिफेंडेंट जो अपने रिटर्न स्टेटमेंट में सेट ऑफ के जरिए क्लेम करना चाह रहा है, अगर वो क्लेम का टाइम पीरियड खत्म हो चुका है, लिमिटेशन पीरियड खत्म हो चुका है, तो डिफेंडेंट का वो क्लेम लीगली रिकवरेबल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद बात करें हम फोर्थ कंडीशन की, तो फोर्थ कंडीशन कह रहा है कि डिफेंडेंट सेट ऑफ के जरिए जितना भी अमाउंट क्लेम कर रहा है वो क्लेम कर सकता है, बट उसका क्लेम किया गया अमाउंट कोर्ट की पिक्यूनरी लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि प्लेंटिफ ने जिस कोर्ट के अंदर अपना प्लेंट दाखिल किया है, उस कोर्ट का जो पिक्यूनरी लिमिट है, जितने वैल्यू तक का वो कोर्ट केस सुन सकता है, उस वैल्यू से ज्यादा का क्लेम डिफेंडेंट अपने रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर सेट ऑफ के जरिए नहीं मांग सकता। ठीक है, और अगर डिफेंडेंट को पिक्यूनरी लिमिट से ज्यादा का क्लेम करना है तो वो एक सेपरेट सूट लेकर आ जाए, उसमें कोई समस्या नहीं है। बट अगर उसको सेम ही केस में सेट ऑफ के जरिए वो क्लेम करना है, तो जिस कोर्ट में केस फाइल किया गया है उस कोर्ट के पिक्यूनरी लिमिट से कम का क्लेम उसे करना होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम अपने फिफ्थ कंडीशन की, जो कहता है कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को सेम कैरेक्टर में ही होना पड़ेगा अगर डिफेंडेंट को सेट ऑफ के जरिए प्लेंटिफ से कुछ क्लेम करना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ए पर्सन है और एक बी पर्सन है। ए ने बी पर्सन को लोन दिया 10 लाख रुपए का। ठीक है, अब ए ने जो 10 लाख रुपए का लोन दिया ना बी को, वो एज अ फ्रेंड दिया है। ठीक है, अब कुछ समय बाद ए को पैसों की जरूरत पड़ी, तो ए अब चला गया बैंक में
लोन लेने के लिए। अब ए जिस बैंक में लोन लेने गया उस बैंक का मैनेजर था बी, ठीक है। अब किसी भी बैंक में कोई भी लोन लेने जाता है तो जनरली बैंक का मैनेजर जो होता है वही लोन इशू करता है, वही लोन पास करता है। तो अब यहाँ पे इस बैंक का मैनेजर था बी, तो अब यहाँ पर ए इस बैंक में गया लोन लेने के लिए, तो वो लोन बी ने पास कर दिया। तो अब यहाँ पर बी ने ए को जो लोन दिया है वो एज अ बैंक मैनेजर दिया है और ए ने बी को जो लोन दिया है वो एज अ फ्रेंड दिया है, ठीक है। अब ए ने इस बैंक से जो लोन लिया था वो लोन की भरपाई ए नहीं कर पाया, जिस पर बैंक ए के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल करता है। अब बैंक अपने नाम से तो करेगा नहीं, तो बैंक के मैनेजर यानी बी ने बैंक के बिहाफ पे ए के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल किया, जिससे कि वो पैसे को रिकवर कर सके जो बैंक ने ए को एज अ लोन दिए थे, ठीक है। अब ऐसा केस कोर्ट में जैसे ए के अगेंस्ट फाइल हुआ, उसके जवाब में ए ने अपने रिटर्न स्टेटमेंट में ये लिखा कि सर बी जो मेरे से पैसे मांग रहा है वो तो ठीक है, बट मैंने भी तो बी को 10 लाख रुपए दिए थे, वो भी मुझे दिलवाया जाए। तो अब यहाँ पर कोर्ट क्या ए के क्लेम को एंटरटेन करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ए ने बी को जो लोन दिया था वो एज अ फ्रेंड दिया था और बी ने जो ए को लोन दिया था वो एज अ बैंक मैनेजर बैंक के बिहाफ पे दिया था, ठीक है ना। तो यानी कि ए और बी दोनों सेम कैरेक्टर पे नहीं है, तो इस वजह से ए अपने रिटर्न स्टेटमेंट में सेट ऑफ के जरिए ये 10 लाख का क्लेम जो कर रहा है वो नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये टोटल 5 कंडीशन है जिनके फुलफिलमेंट पर डिफेंडेंट अपने रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर सेट ऑफ का इस्तेमाल कर सकता है। अब डिफेंडेंट जो सेट ऑफ का इस्तेमाल कर रहा है उसका इफेक्ट क्या होगा उसको देख लेते हैं। तो देखो, जब डिफेंडेंट सेट ऑफ का इस्तेमाल अपने रिटर्न स्टेटमेंट में करेगा तो भले वो केस एक ही हो, सूट नंबर एक ही हो, बट प्लेंटिफ के प्लेंट को और डिफेंडेंट के रिटर्न स्टेटमेंट को एक सेपरेट सूट की तरह देखा जाएगा। यानी कि एक केस के अंदर 2 केस चलेंगे और प्लेंटिफ के क्लेम के अगेंस्ट और डिफेंडेंट के रिटर्न स्टेटमेंट के अगेंस्ट कोर्ट अलग से जजमेंट प्रोनाउंस करेगा। यानी कि प्लेंटिफ ने जो प्लेंट में क्लेम मांगा है उसके लिए कोर्ट अलग से अपना जजमेंट देगा और डिफेंडेंट ने जो सेट ऑफ के जरिए क्लेम मांगा है रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर उसके रिगार्डिंग कोर्ट अलग से जजमेंट प्रोनाउंस करेगा, ठीक है। अब सवाल यही कि कोर्ट रिटर्न स्टेटमेंट को सेपरेट सूट की तरह क्यों ट्रीट कर रहा है जिस रिटर्न स्टेटमेंट में सेट ऑफ का इस्तेमाल किया गया है। तो वो इसलिए कि अगर आगे चलकर प्लेंटिफ का केस डिसमिस हो जाता है या फिर प्लेंटिफ अपना केस विड्रॉ कर लेता है तो उससे डिफेंडेंट के सेट ऑफ पर कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहला डिफरेंस जो इन दोनों के बीच में है वो क्लेम की अमाउंट को लेकर है। यानी कि डिफेंडेंट जब लीगल सेट ऑफ की बात करता है अपने रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर तो वो एक स्पेसिफिक अमाउंट मेंशन करता है, बट जब वो इक्विटेबल सेट ऑफ की बात करता है तो वो एक पूरा सिनेरियो कोर्ट के सामने रखता है कि सर मैंने ये हेल्प करी प्लेंटिफ की, मैंने यहाँ पे सर्विसेज दी है प्लेंटिफ को, तो इन सब का भी तो कुछ हिसाब होगा ना। तो यानी कि डिफेंडेंट जब इक्विटेबल सेट ऑफ का यूज करता है अपने रिटर्न स्टेटमेंट में तो वो एक स्पेसिफिक अमाउंट जो लीगल सेट ऑफ में बताई जाती है वो नहीं बताता, वो एक लमसम बता देता है कि सर इतना खर्चा मैंने किया है तो आप ये देख लो, आपके हिसाब से कितना बनता है उतना मुझे प्लेंटिफ से दिला दो, ठीक है ना। उसके बाद इन दोनों के बीच में जो दूसरा डिफरेंस है वो ये कि जब डिफेंडेंट अपना रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर लीगल सेट ऑफ का यूज करता है तो वहां पर कोर्ट बाउंड होता है डिफेंडेंट की बात को सुनने के लिए, कोर्ट को डिफेंडेंट के क्लेम को कंसीडर करना ही पड़ता है। बट जहां डिफेंडेंट इक्विटेबल सेट ऑफ का यूज करता है वहां पर फिर कोर्ट की डिस्क्रिशन आ जाती है, वहां पर फिर डिफेंडेंट का राइट नहीं रह जाता। अगर कोर्ट को लगता है कि डिफेंडेंट का इक्विटेबल सेट ऑफ के द्वारा किया गया क्लेम ठीक है तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगा, कंसीडर करेगा। बट अगर कोर्ट को लगता है कि डिफेंडेंट द्वारा इक्विटेबल सेट ऑफ के थ्रू किया गया क्लेम ठीक नहीं है तो उसको वो कंसीडर नहीं करेगा, उसको वो रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद इन दोनों के बीच में जो तीसरा डिफरेंस है वो हमें कहता है कि अगर डिफेंडेंट लीगल सेट ऑफ के तहत अपना क्लेम मांग रहा है तो ऐसा क्लेम टाइम बार्ड नहीं होना चाहिए, लिमिटेशन पीरियड उस क्लेम का खत्म न हो। बट अगर इक्विटेबल सेट ऑफ का इस्तेमाल कर रहा है डिफेंडेंट अपने रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर तो वहां पर इक्विटेबल सेट ऑफ के थ्रू किए गए क्लेम के ऊपर लिमिटेशन पीरियड अप्लाई नहीं होता, ठीक है।
उसके बाद बात करें इन दोनों के बीच के चौथे डिफरेंस की, तो फोर्थ डिफरेंस ये कहता है कि जब डिफेंडेंट लीगल सेट ऑफ का यूज करेगा अपने रिटर्न स्टेटमेंट में, तो जितना अमाउंट वो क्लेम कर रहा है उस अमाउंट के ऊपर उसे कोर्ट फीस देना पड़ेगा। बट ऐसा सिनेरियो इक्विटेबल सेट ऑफ में नहीं होता, यानी कि डिफेंडेंट अगर इक्विटेबल सेट ऑफ के जरिए अपना क्लेम कोर्ट के सामने रख रहा है प्लेंटिफ के अगेंस्ट, तो वहां पर डिफेंडेंट को कोर्ट फीस देने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो आई होप आपको सेट ऑफ के बारे में हर एक चीज की डिटेल जानकारी मिली होगी कि सेट ऑफ क्या होता है, सेट ऑफ का पर्पस क्या है, सेट ऑफ किन कंडीशंस में अप्लाई होता है, सेट ऑफ कितने तरीके क्या होता है, अगर सेट ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है केस के ऊपर।